हेलो, माय नेम इज विनीत सिंह एंड वेलकम टू अंगद सिंह क्लासेस। आज आपकी यूनिट गवर्नमेंट बजट हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इजी यूनिट है। अगर आप इसको एक बार देख लें तो आपको पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। और वर्ड है बजट। ये बजट वर्ड आप डेली लाइफ में बहुत जगहों पे यूज करते आए हैं। ठीक है, आपके घर में जब शादी हुई किसी की तो मम्मी ने बोला एक बार बजट बना लेते हैं, या पापा ने बोला एक बार बजट बना लेते हैं, या कोई बड़ा खर्चा आने वाला है तो पहले ही आपके घर वाले बजटिंग करते हैं उसको लेकर। ये बजटिंग है क्या, या बजट बनाना है क्या? बजट बनाना बेसिकली एक प्लान है जो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। तो जैसे अगर घर में शादी आती है तो हम लोग बजट बनाते हैं कि हाँ जी, ये कपड़ों पे इतना खर्चा होने वाला है, ये पंडाल पे इतना खर्चा होने वाला है, ये खाने पे इतना खर्चा होने वाला है, ये हमने इतना सगन देना है, फॉर एग्जाम्पल। ये सारी चीजें बजटिंग करते हैं। तो यूजुअली जब हम अपने घर का बजट बना रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं यार, जो बजट है ना, बजट उसके अंदर हम सिर्फ खर्चे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है, या तो हमारी मदर या तो हमारे फादर, यही है जो बेसिकली वो सैलरी या फिर वो जो बिजनेस या तो थोड़ा बहुत रेंट जो वो कमा रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम ही होती है यूजुअली एक घर के अंदर। बट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो वो अपना खर्चा तो लिखती है जैसे हम लिखते हैं, बट साथ में वो ये लिखती है कि हाँ, वो पैसा कहां कहां से कमाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स या इनकम के एक सोर्स नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इसलिए बेसिकली गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक प्लान है, प्लान जो फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। अभी ये जो खर्चा लिखते हैं हम शादी के लिए घर पे भी, उसके अंदर हम लिखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि हमें बैंड वाले को इतने पैसे देने पड़ेंगे, शादी के ऊपर भाई कपड़े के ऊपर इतना पैसा खर्चना पड़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट भी एक प्लान है जो फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट बना रही है कि फ्यूचर में उसको इतना खर्चा करना पड़ेगा और इतना पैसा वो कमा सकता है फ्रॉम इट्स डिफरेंट सोर्सेस। तो गवर्नमेंट बजट एक प्लान है और एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल क्यों? क्योंकि हर साल हमारी गवर्नमेंट ये बजट बनाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, 1 फेब को लॉन्च होता है, जो बताता है कि कमिंग ईयर में, कमिंग जो आने वाला ईयर है, बट वो ईयर कौन सा बच्चों? 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसको आप फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर बोलते हैं, उसके लिए बजट बनाया जाता है। तो हर 1 फेब को गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है और वो बताती है कि कमिंग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी और इतनी रिसीट्स उसको एक्सपेक्टेड है डिफरेंट सोर्सेज से अपने। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या हो गया? एक एनुअल स्टेटमेंट हो गया बच्चों। क्या हो गया? एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट मतलब हर साल बनाने वाली स्टेटमेंट जो शो करती है आइटम वाइज, मतलब डिटेल में, डिटेल्ड स्टेटमेंट है। ये नहीं कि छोटी मोटी चीजें, हर चीज के बारे में लिखा जाता है इसके अंदर। जो एंटिसिपेटेड रिसीट्स गवर्नमेंट इस साल एक्सपेक्ट कर रही है अपनी डिफरेंट कंपनी से, अपनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम से, जो उसके पास पैसा आने का वो सोच रही है कि यहां यहां से इतना इतना पैसा आएगा। और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि इतना इतना खर्चा हम डिफरेंट चीजों पे इस साल करेंगे। पर ये ईयर कौन सा होता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, कैलेंडर ईयर के लिए नहीं होता है, ये फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है बजट। ठीक है ना? अब गवर्नमेंट भी हमारे यहां पर दो है बच्चों मेनली, एक बड़ी बड़ी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर इस चैप्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के बारे में। इसलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ना चाहें तो आप ये मानकर चले कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप पब्लिक नहीं है। ठीक है, जो मोदी जी की बीजेपी गवर्नमेंट करेंटली हमारी कंट्री के अंदर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आप उन्हीं का पार्ट है, आप ये मानेंगे, तभी आप इस चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर, बजट के अंदर, 2 मेन कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक रिसीट्स और एक एक्सपेंडिचर। तो बजट के 2 बेसिकली पार्ट हो गए। ठीक है, एक क्या? रिसीट्स, और एक क्या? एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब पैसा आना गवर्नमेंट के पास, एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का पैसा खर्चना। अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रॉडली। इनकी डिटेल्ड नॉलेज इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, बट ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। रिसीट्स 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स।
एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो रिसीट्स ना ही आपके एसेट को कम करें ना ही लायबिलिटी को बढ़ाए। अब बच्चे यहां पर लिख देते हैं नाइदर चेंज, नाइदर चेंज वर्ड यूज नहीं करना है, आपको प्रिसाइसली बताना है एसेट बढ़ना लायबिलिटी कम होना। जैसे अगर मैं बोलूं कैपिटल रिसीट्स वो हैं जिनमें या तो एसेट कम होता है या तो लायबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट की। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनकी वजह से ना ही एसेट बढ़े ना ही लायबिलिटी कम हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिनकी वजह से एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो। अब प्रॉब्लम यही होता है, यूजुअली हम समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते कि ये टेबल को याद कैसे करें। मैं वो भी आपको ट्रिक बताऊंगा, बट आप इसको अपने घर से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर में रिसीट्स जो आ रहे हैं वो यूजुअली कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो आपके पापा की सैलरी है या फिर उनके बिजनेस इनकम है, या मम्मा की सैलरी है या बिजनेस इनकम है, या दादा की सैलरी है बिजनेस इनकम है, वहां से पैसा आ रहा है। तो वो बेसिकली जो रेगुलर बेसिस पे आपके घर पे आ रहा है, इसको आप बोलते हो रेवेन्यू रिसीट्स, जो रेगुलर और रीअकरिंग होते हैं आपके घर पे, लगातार आपके घर पे जिनसे पैसा आ रहा है, ठीक है। पर खुदा ना खास्ता कभी आपके घर में कोई इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, या तो वो लोन लेते हैं, ठीक है, या वो अपना कोई एसेट जैसे कोई जमीन, कोई घर का सामान बेचना पड़ जाता है उनको, भगवान ना करे ऐसा, बट बेचना पड़ जाता है। तो इन चीजों के अंदर, इन केसेस के अंदर, या तो वो अपनी लायबिलिटी को बढ़ाते हैं लोन लेकर, ठीक है, या वो अपने एसेट बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स जो नॉन रिकरिंग है, रेगुलरली आपके घर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पर इनकी वजह से जब पैसा आता है तो या तो आपके घर के एसेट कम हो जाते हैं या लायबिलिटी बढ़ जाती है। सेम गोज फॉर गवर्नमेंट बेटा। गवर्नमेंट अगर कोई चीज अपनी बेच कर, जैसे अपनी कोई गवर्नमेंट की कंपनी बेच दी, पीएसयू सेल कर दी, ठीक है, या किसी से लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, अगर ऐसा करती है तो उसके पास अगर इन सोर्सेज से पैसा आता है तो गवर्नमेंट के लिए वो कैपिटल रिसीट है, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट अपने रेगुलर पैसे कमा रही है, जैसे किसी से इंटरेस्ट कमा रही है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो फीस भर रहे हैं, उनके बाद जो पैसा आ रहा है उस फीस के थ्रू, ठीक है, ऐसी चीजें जब गवर्नमेंट जो रेगुलर बेसिस की इनकम कमाती है वो उनको रेवेन्यू रिसीट्स बोलती है। तो बेसिकली कैपिटल रिसीट वो है, पैसा आ रहा है, ठीक है, या तो वो लायबिलिटी बढ़ रही है, लोन लेकर आ रहा है, या तो उसकी वजह से एसेट कम हो रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं रेवेन्यू क्या है, वो रिकरिंग और रेगुलर है, तो इसके अंदर ये दोनों ही नहीं होते। क्या नहीं होते, नाइदर एसेट डिक्रीज, जो आपका कैपिटल था उसके अंदर आगे आपने नाइदर नॉर लिख दिया बस, नाइदर एसेट डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। आगे चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके घर में फिर से इसको रिलेट करके बताता हूं, कभी कभी हम ऐसा कोई बड़ा खर्चा करते हैं जो रेगुलर नहीं होता हमारे घर के लिए, जैसे हम कोई घर खरीद रहे हैं कहीं पर, ठीक है, या अपने लोन्स जो हमने लिए थे उनको रीपे कर रहे हैं, हमने सोचा यार बस बहुत है, अब और इंटरेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। इन केसेस के अंदर ये रेगुलर खर्चे नहीं है, नॉन रिकरिंग है हमारे लिए, रिकरिंग नहीं है, मतलब रेगुलर लगातार होने वाले नहीं है, नॉन रिकरिंग है, लगातार होने वाले नहीं है, कभी कभी होते हैं। बट इनकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हम कोई घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, तो हमारे घर का एसेट बढ़ जाता है, ठीक है, खर्चा कर रहे हैं हम लोग पर हमारा एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या तो किसी का हमने लोन चुका दिया, जो हमने देने थे पैसे चुका दिए, तो उस केस में हमने खर्चा तो किया पर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कम। तो ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही आगे आपने नाइदर नॉर लगा देना है कि ना ही एसेट बढ़ेगा और ना ही लायबिलिटी कम होगी, ना ही एसेट बढ़ेगा और ना ही लायबिलिटी क्या होगी, कम। तो दिस कंप्लीट्स अवर टेबल डिटेल, जो आपको बताएगा, हम फर्दर ऑन इसके डिटेल्ड पार्ट्स पढ़ेंगे अभी, बट आपको बेसिक यही है आपको रखना है याद जो यहां मैंने लिखा है। पर प्रॉब्लम ये है हम लोग ये याद नहीं रख पाते, इसलिए हम एग्जाम में क्वेश्चंस को क्लिक या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब यहां पर मैं बताता हूं इसको याद रखने का तरीका। आपका बेस्ट तरीका है कि आप याद रखिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उससे आपका एसेट बढ़ेगा, बस। आप ये बात याद रखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका एसेट बढ़ेगा, बस। अगर आपको ये याद है तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं, और एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा अगर आप ये टेबल से आंसर करेंगे तो इट इज वेरी इजी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी, एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, कम होगी। रेवेन्यू में क्या करो आप, बस आगे नाइदर नॉर लिख दो,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आगे नाइदर नॉर लिख दो बस, कि ना ही एसेट बढ़ेगा ना ही लायबिलिटी कम होगी, ना ही एसेट बढ़ेगा नाइदर नॉर, ना ही लायबिलिटी कम होगी। अगर मैं बात करूं यहां पर कैपिटल रिसीट्स की, तो उल्टा कर दीजिए बस, कैपिटल रिसीट्स में इसको उल्टा कर दीजिए बस, कि ना ही एसेट एसेट या तो कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट या तो कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी। और अगर मैं बोलूं इसी को आप लिखना चाहें रेवेन्यू रिसीट में, तो बस नाइदर नॉर लगा दीजिए आगे, क्या कि ना ही एसेट कम होगा ना ही लायबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप ये टेबल बना सकते हैं एग्जाम में। सिर्फ एक बात याद रखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ता है तो लायबिलिटी क्या होगी जी, कम होगी। और रेवेन्यू में आगे लिख देते हैं नाइदर नॉर। सेम कैपिटल रिसीट में उल्टा, एसेट कम होगा लायबिलिटी बढ़ेगी, और रेवेन्यू में लिख दिया नाइदर नॉर। तो ये अगर आपको याद है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आते हैं उनको आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके एग्जांपल आपको समझाने के लिए डाले हैं, और अभी हम और आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो और इजीली हम सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। जैसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। अगर गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाया, आप ये बात समझिए, गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाया, खर्चा है गवर्नमेंट के लिए या रिसीट है, बस ये समझिए, खर्चा है ऑब्वियसली। अब इससे आप गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। अगर एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है तो कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल। तो पहला हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर इसमें रीजन क्या लिखना है, आपने यही रीजन लिखना है, एज इट लीड टू इंक्रीज इन एसेट, यही रीजन लिखना है जो आपको डिफाइन सिखाई गई है, यही रीजन भी है, एज इट लीड टू डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट, सॉरी एज इट लीड टू इंक्रीज इन एसेट। आगे ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी वाले, हमने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दान में हेल्प करने के लिए पैसा दिया, तो हमारे लिए खर्चा है या रिसीट है, हमारे लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, ठीक है। पर क्या इससे हमारा कोई एसेट बढ़ रहा है, नहीं, क्योंकि ये पैसा हमने दान में दिया तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। और या कोई लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं। तो बेसिकली ये कौन सा खर्चा हो गया हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, लोन्स टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेते हैं, हम लोगों ने, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ लोन ले रही है, यहां पर देखिए लोन ले रही है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमारे लिए रिसीट हो गई, खर्चा नहीं है हमारे लिए। पर अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कौन सा है, जल्दी बता दो, कैपिटल रिसीट। कौन सा, कैपिटल रिसीट। क्यों कैपिटल रिसीट क्यों है, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, इससे बढ़ रही है, तो कैपिटल रिसीट, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ने के कारण ये क्या हो गई, कैपिटल रिसीट्स। टैक्सेस रिसीव फ्रॉम पब्लिक। अब गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लिए, लोगों से टैक्सेस लिए, हम यहां पर लोग नियम मानेंगे, हम गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गई। अब यहां पर गवर्नमेंट का कोई एसेट, ध्यान से सुनना, रिसीट में एसेट बढ़ना नहीं होता, यही कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप टेबल में देखेंगे तो कैपिटल रिसीट, आप ये सोचिए कि ये पहली बात कैपिटल है या नहीं, अगर कैपिटल नहीं है तो ये रेवेन्यू हो जाएगा, सबसे इजी तरीका है। जैसे मुझे पता है कि टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है ना, पर ये सोचिए कि कैपिटल रिसीट है, टैक्सेस से क्या हमारे एसेट कम हो रहे हैं, नहीं। क्या लायबिलिटी बढ़ रही है, यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, एसेट बढ़ रहे हैं कैपिटल रिसीट, नहीं। हमने देखना ही नहीं होता एसेट बढ़ना कैपिटल रिसीट पे, हमने ये देखना है कि टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गई, एसेट कम हो रहा है, नहीं। लायबिलिटी बढ़ रही है, नहीं, तो रेवेन्यू रिसीट खत्म। यही रीजन है इसका, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ना ही एसेट बढ़ रहा है, सॉरी ना ही एसेट कम हो रहा है, ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है। आगे स्कॉलरशिप्स गिवन टू स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी अच्छा पढ़ने के लिए, आप में भगवान करे किसी को मिले। तो यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है स्टूडेंट्स को तो ये खर्चा हो गया गवर्नमेंट के लिए। क्या गवर्नमेंट का इससे एसेट बढ़ रहा है, नहीं। क्या लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं। तो कैपिटल तो नहीं है, तो क्या बचा, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे एस्टीट्स। सर ये क्या होता है? देखिए बेटा, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई वारिस ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, और उसके नाम पे काफी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आप तो ऐसा ही बंदा ढूंढो बेटा जिसका कोई वारिस ना हो, कोई बंदा ना हो आसपास, ठीक है, और वो किसी के नाम प्रॉपर्टी लिख कर ना जाए, कोई विल नहीं बनाई उसने, पर उसकी डेथ हो गई, तो वो सारी प्रॉपर्टी ना एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट उसको बोलती है एस्टीट्स। क्या बोलती है? एस्टीट्स। अब ये डिटेल में आगे कंपोनेंट्स में है आगे। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये रिसीट हो गई, पर क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है? नहीं। क्या लायबिलिटी बढ़ रही है? नहीं। तो ये कौन सी रिसीट हो गई? रेवेन्यू रिसीट। और क्लैरिटी के लिए मैं बोलूंगा कि आप जब भी इनको आंसर करें, पहले आप ये टेबल बना लें। तो जब आप टेबल बनाएंगे ना, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि देखो रिसीट है तो एसेट बढ़ने का सोचना ही नहीं, एसेट कम हो रहा है नहीं, लायबिलिटी बढ़ रही है नहीं, तो फिर क्या हो गया? रेवेन्यू। अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो कैपिटल। सेम अगर एक्सपेंडिचर है तो आपने एसेट बढ़ना या लायबिलिटी कम होने का सोचना है। एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो रेवेन्यू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और आप इनको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा इन चीजों को और अच्छे डिटेल में समझने के लिए और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम इनकी कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं रिसीट्स में, कि बजट के रिसीट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपको पता लगा कि रिसीट्स दो टाइप के हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स वो है जिनमें या तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़ जाए, और रेवेन्यू रिसीट वो है जिनमें ना ही एसेट कम हो और ना ही लायबिलिटी बढ़े। तो रेवेन्यू रिसीट फर्दर ऑन दो टाइप्स के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट्स, जैसे अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, वो टैक्स रिसीट हो गया गवर्नमेंट के लिए, पर उसके अलावा भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं टैक्स रिसीट्स को, क्योंकि टैक्स रिसीट्स फर्दर ऑन दो टाइप की हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? देखिए मैं आपको बोलूं, हमारे यहां पर जो टैक्स, याद रखना, जो टैक्स किसी इंडिविजुअल पर्सन या कोई कंपनी के ऊपर लगता है, जैसे हमारे ऊपर लगता है इनकम टैक्स, है ना, हमारे ऊपर क्या लगता है? इनकम टैक्स। कंपनी के ऊपर क्या लगता है? अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स। ये कंपनी की इनकम पे लगता है, इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है। तो किसी पर्सन पे लग रहा है, इंडिविजुअल पे, या फर्म पे लग रहा है, कंपनी पे लग रहा है, तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट वो है जो किसके ऊपर लगाया जाए, लगाए जाने को बोलते हैं लिवाइड, लगाए जाने को बोलते हैं लिवाइड, लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। ऑन द अदर हैंड जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे हमारी कंट्री में आजकल जीएसटी, ठीक है, पहले बहुत सारे होते थे, है ना, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स, तो लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनमें मेनली क्या फर्क है? ये फर्क नहीं है मेन कि ये लगते किसके ऊपर है, ये एक वन ऑफ द छोटा सा डिफरेंस है कि भैया जो अगर इंडिविजुअल और फर्म पे लगेगा तो डायरेक्ट, कोई गुड्स एंड सर्विस पे तो लगेगा इनडायरेक्ट। ये पहचानने का तरीका है। बट और बहुत सारी चीजें हैं जो इनको अलग बनाती हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना बेटा, वो जिनके ऊपर लगाए जाते हैं, वो उनका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जो टैक्स रिलायंस कंपनी पे लगाया गया है, रिलायंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मेरा टैक्स टाटा कंपनी दे देगी या कोई और दे देगा, या आपके ऊपर कोई टैक्स लगा है तो वो आपको अपने अकाउंट से ही पे करना है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्सेस की एक खास बात है कि इनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, मतलब जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा और जो ये टैक्स भरेगा वो सेम ही होंगे। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन रहता है डायरेक्ट टैक्सेस में। पर अगर ऑन द अदर हैंड मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो बर्डन शिफ्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे कॉमन, आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने जाते हैं, वहां जीएसटी लगाते हैं, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे 50 का बर्गर है वो 60 में देते हैं, वो बोलते हैं 10 रुपए जीएसटी। एग्जाम्पल 10 रुपए जीएसटी जो है वो एक्चुअल में मैकडॉनल्ड्स को पे करना है गवर्नमेंट को पर बर्गर, पर वो लेता किससे है? कंज्यूमर से, ठीक है, जो वो बर्गर खरीदने आया है। तो उसने अपना बर्डन एक्चुअल में कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया मैकडॉनल्ड्स वालों ने। तो यहां पर ये ऐसा नहीं है वो गलत कर रहे हैं, ये पैटर्न है टैक्स लगने का, कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगता है वो अपना बर्डन दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर सकता है।
जब आप मूवी देखने जाते हैं, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है। वो पे करना है वो मूवी थिएटर्स वालों ने, पर वो लेते किससे? कंज्यूमर से, जो वो टिकट खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट होगा, मतलब जिसके ऊपर ये लगाया जाएगा, इंसिडेंस होगा, जो इसका बर्डन बियर करेगा, वो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे लगाया जा रहा है मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर के ऊपर, पर उसका बर्डन कंज्यूमर पे कर रहा है या बियर कर रहा है जो उसका बर्गर खा रहा है। कहने का मतलब इंपैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर ऑन द डिफरेंट पर्संस। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स की एक और बात बताऊं तो ये प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे इंडिया के अंदर भी मैं बोलूं कि जैसे जैसे इनकम स्लैब बढ़ता रहता है, लोगों की इनकम बढ़ती रहती है, उनको हायर टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 30 लाख तक पहुंचेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे इनकम बढ़ती जाएगी मतलब बंदे की, तो उनको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। तो ये प्रोग्रेसिव हो गए, प्रोग्रेसिव। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सेम होते हैं। सेम क्या मैं मतलब समझाता हूं। जैसे अगर आप बर्गर खाने जाएं, आपकी इनकम 1 करोड़ है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हैं 50 रुपीज का, तब भी आपको 10 रुपए टैक्स देना है। पर अगर आपकी इनकम 1 लाख है, ठीक है, तब भी आपको 10 रुपए टैक्स देना है अगर आप एक बर्गर खा रहे हैं तो। पर एक बात समझिए, जो 1 करोड़ वाला है उसके ऊपर 10 रुपए का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। वो एक हाई इनकम वाला बंदा है, उसके ऊपर 10 रुपए का कोई इंपैक्ट नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड जो अगर एक गरीब बंदा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मुश्किल से अफोर्ड करने के लिए खा रहा है फॉर हिज शौक कि मुझे भी खाना है, पर अगर वो 10 रुपए का टैक्स देता है ना, तो उसके ऊपर उसका बर्डन पड़ेगा। तो कहने का मतलब टैक्स 10 रुपए ही है, सेम ही है, पर गरीबों के ऊपर उसका बर्डन ज्यादा पड़ता है और अमीरों के ऊपर उसका बर्डन कम पड़ता है। इसलिए वर्ड आ जाता है प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव। देखो, अमीरों के ऊपर यहां पर बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, गरीबों के ऊपर कम है, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव है। पर यहां पर अमीरों के ऊपर बर्डन कम है, गरीबों के ऊपर बर्डन ज्यादा है, इसलिए वर्ड आ जाता है प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव, चाहे टैक्स सेम चार्ज हो। लास्ट वर्ड, जो कवरेज है डायरेक्ट टैक्स की वो बहुत कम है, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे लोग बहुत कम है जो इनकम टैक्स स्लैब में आए, कॉर्पोरेट टैक्स भरे प्रॉपरली। बहुत कम है ऐसे जो प्रॉपरली टैक्स भर रहे हैं और जो टैक्स स्लैब में भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं, उनको टैक्स देना ही नहीं है। इन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारी कंट्री में ना, जो भी कोई भी गुड और सर्विस खरीदता है, बिना गुड और सर्विस ना घर चल सकता है ना कुछ आप खरीद सकते हैं। तो जो भी गुड या सर्विस इंडिया के अंदर खरीद रहा है, मोस्टली के ऊपर क्या लग रहा है? जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो आप कह सकते हो कवरेज बहुत वाइड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन को ये कवर कर लेता है। पर डायरेक्ट टैक्स सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग पे करते हैं, इसलिए इसका कवरेज बहुत स्मॉल है या लिमिटेड है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया। तो ये तो थे आपके टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पर ऐसे बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होते हैं। रेवेन्यू रिसीट मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनकी वजह से ना ही एसेट कम हो ना ही लायबिलिटी बढ़े। ठीक है। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है तो उस पर वो क्या अर्न करती है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट। लगातार आएगा, हर साल आएगा, रिकरिंग है। बट इसकी वजह से ना ही उसका एसेट कम हो रहा है ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। सिमिलरली प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो गवर्नमेंट को हर साल डिविडेंड मिलेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको पता होगा, भेल, गेल, सेल, LIC, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है वो भी सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आता है। लाइसेंस फी, आप कोई भी, जैसे अगर मैं बोलूं ड्राइवर लाइसेंस ही बोलूं, ड्राइवर लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपको एक लाइसेंस नॉमिनल फी भरनी पड़ती है, तभी आपको लाइसेंस मिलता है। वो ऊपर वाले पैसे नहीं बेटा मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गई और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट हो गई। सिमिलरली गवर्नमेंट को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलते हैं। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट के बजट में आप देखेंगे, हर साल हम लोग ना देते भी हैं गिफ्ट एंड ग्रांट्स। जैसे मालदीव्स को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को हम ना हर साल पैसा अनाउंस करते हैं कि इतना हर साल हम दे रहे हैं। ऐसे इंडिया को भी अगर कोई गवर्नमेंट पैसा अनाउंस करके दे तो हमारे लिए वो क्या हो गया? ग्रांट या गिफ्ट, जो बाहर से गवर्नमेंट से या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हमें दे सकते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल सकता है इंडिया को सपोर्ट के लिए, या फिर UN से भी मिल सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। एस्टीट्स मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर कोई बंदा जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, मर गया, वो
कोई भाई साहब उसका वारिस नहीं है और वो किसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं लिख के जाता, कोई विल लिख के नहीं जाता, तो वो पैसा सारा गवर्नमेंट या प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट के पास आ जाती है और वो गवर्नमेंट के लिए बन जाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। बात करूं 4 फीचर्स की। 4 फीचर क्या होता है, अगर कोई बंदा, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे आपको कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने 1 महीने में जिस कंपनी के खिलाफ आपने केस किया था, आप दोषी पाए गए, आपने उसको कॉम्पनसेशन पे करना है 1 करोड़ रुपए 1 महीने में, ठीक है। आप 1 महीने वो पैसे पे नहीं करते, आप कोर्ट ऑर्डर कोई नहीं मानते, उस कारण कोर्ट आप पे एक एडिशनल पेनल्टी लगाता है, उसको बोलते हैं 4 फीचर। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि आपने भैया ये पैसा टाइम पे नहीं दिया, आपके 10 लाख रुपए और देने हैं, पर वो 10 लाख रुपए आपको कोर्ट में जमा कराने हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है और उसको बोलते हैं 4 फीचर, जो कि एक तरीके की पेनल्टी है जो कोर्ट ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए लगाई जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्पेशल असेसमेंट की, मान लो कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज की वैल्यू कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट की वजह से बढ़ गई, जैसे मैं मान लो एक एरिया में मान लो मेट्रो आ गई, पहले मेट्रो नहीं थी वहां, उस मार्केट में मेट्रो आने के कारण फुटफॉल बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई और वहां की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, ठीक है। तो वहां के लोग अपनी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के लिए अगर कुछ पैसा उसमें से गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गई कि भैया गवर्नमेंट के लिए गुडविल पैसा मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट एक्टिविटी की जिससे जबरदस्त उस एरिया के रेट बढ़ गए प्रॉपर्टी के, तो वो पैसा गवर्नमेंट को अगर दे रहे हैं वहां के लोग, तो वो बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो पैसा रिसीट हो गई। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई, ऐसे और भी हैं तो मैंने एटसेट्रा लिख दिया, पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट्स की, तो कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं जिनकी वजह से या तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़ जाए। मेनली हमारे बुक में देखेंगे तो 3 है। पहला है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स अगर हमारी गवर्नमेंट कहां से कर सकती है? फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है ना। जैसे आपको पता हो कहां से हमने पैसे लिए थे 1991 में, IMF। फिर वर्ल्ड बैंक से भी हम लोग पैसा ले सकते हैं, ठीक है, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक से भी पैसा ले सकती है थ्रू बॉन्ड्स, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपने पढ़ा। तो ये सब बोरोइंग्स अगर गवर्नमेंट करती है तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। अगला है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, तो गवर्नमेंट के लिए वो बंदा डेटर था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने वो लोन लौटा दिया, 1-2 करोड़ का जो भी लोन मान लो, लौटा दिया पैसे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया, गवर्नमेंट के लिए रिसीट तो है, ठीक है ना। बट इससे क्या हो गया, वो जो बंदे एसेट था अब वो हमारा एसेट नहीं रहा, वो हमारा डेटर नहीं रहा। जैसे अगर हम लोग किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम जैसे मान लो हमने पैसे लेने हैं रवि से, तो हम लिख देते हैं रवि डेटर बुक्स में अपने 1 करोड़। पर रवि जी ने जब 1 करोड़ रुपए लौटा दिए, रिकवर हो गए हमारे पैसे, ठीक है, तो हमारे पास 1 करोड़ तो आए, पर हमारे लिए रिसीट तो है, पर अब रवि जी का नाम हमारे डेटर बुक में नहीं आएगा, तो ये एसेट हमारा कम हो गया, इसलिए हो गया रिकवरी ऑफ लोन हमारा क्या? कैपिटल रिसीट। सिमिलरली अदर रिसीट्स, गवर्नमेंट अदर रिसीट्स क्या होता है? पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अगर अपनी कोई भी कंपनी का एक पार्ट बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, पूरी कंपनी का अगर 50% से ज्यादा पार्ट बेचती है तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। बट अगर एक छोटा सा पार्ट 5% 10% बेच दे, ठीक है, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपना एसेट सेल करके रेवेन्यू या रिसीट्स रेज किए हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अपना एसेट बेचा, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट तो है, ठीक है, पर गवर्नमेंट का एसेट क्या हो रहा है? कम, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट कंपनी बेच के ये पैसा रेज किए, तो ये गवर्नमेंट इसको बोलती है डिसइन्वेस्टमेंट। अगला है स्मॉल सेविंग्स। जैसे जो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स में लगाते हैं, सुकन्या योजना या फिर डिफरेंट और स्कीम्स होती है, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा सारा गवर्नमेंट के पास जाता है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, 5 साल बाद हम आपको विद इंटरेस्ट ये पैसा लौटाएंगे, यही बोलती है आपको, और लौटाती भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आ तो रहा है लोगों का, जब हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा जा तो रहा है, पर गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि ये पैसा विद इंटरेस्ट उसको फ्यूचर में लोगों को लौटाना है, तो ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी हो गया बेटा। इसलिए स्मॉल सेविंग्स एक लायबिलिटी क्रिएट करता है या इंक्रीज करता है गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए ये क्या है बताइए सारे? कैपिटल रिसीट। आई होप आपको कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इनके डिफरेंट टाइप्स या कंपोनेंट समझ में आए, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी है। अब आप इजीली सारे आंसर्स कर सकते हैं।
अब फर्दर ऑन हम पढ़ देंगे अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि बजट गवर्नमेंट बनाती क्यों है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। और आप देखिए पिछले 10 साल में बार बार ये बोर्ड में रिपीट हो रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, केस स्टडी में, एमसीक्यू में, कोई ना कोई फॉर्म में जरूर ये एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना कि यहां से क्वेश्चन आना निश्चित है। सबसे पहला टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला पॉइंट, रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप एलोकेशन समझिए। एलोकेशन मतलब रिसोर्सेज को बांटना। ठीक है, अब मान लीजिए अगर पैसे बांट रहे हैं आप, रिसोर्सेज बांट रहे हैं, तो किसी को ज्यादा मिल गई, ठीक है, किसी को कम मिल गई। जैसे आप क्लास में टॉफीज बांट रहे हैं, ठीक है, आपके पास 100 टॉफीज हैं, किसी को 50 मिल गई, किसी को 1 मिल गई, किसी को 3 मिल गई, किसी को 1 भी नहीं मिली। रैंडमली अगर आप बांटेंगे तो ऐसे बटेंगे। पर गवर्नमेंट देखती है कि यार ऐसे रिसोर्सेज बटे हुए हैं हमारे इकोनॉमी में, एलोकेट हुए हैं, कि उनको रीएलोकेट करने की जरूरत हमें पड़ जाती है। क्यों, समझिए। कोई ऐसा बंदा जो शराब बहुत पीता है, उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, वो पिए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको। कोई ऐसा बंदा जो हमारी कंट्री की तरक्की करने के लिए हमारी कंट्री के हैंडमेड गुड्स या फिर आप कह सकते हो खादी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, पर उसके पास पैसे ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इसीलिए रिसोर्सेज ऑलरेडी जो बटे हुए हैं, एलोकेट हुए हुए हैं, लोगों के पास हैं, उनको रीएलोकेट करती है। रीएलोकेट कैसे करती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला तरीका है रीएलोकेट करने का, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, हेवी टैक्सेस लगाती है जिन गुड्स को गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग हैं जो शराब पिए जा रहे हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो गवर्नमेंट क्या करती है, शराब, टबैको, ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ा देती है। उससे क्या होगा, पहली चीज एक तो ये होगा कि वो लोग जो खरीद रहे थे, क्या पता उससे थोड़ा बहुत डिस्करेज हो जाए, एटलीस्ट उनकी कंजम्पशन की क्वांटिटी गिर जाए प्राइस बढ़ने की वजह से। और दूसरी बात, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, हैवी टैक्सेस के थ्रू उनका टैक्स जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट को जिन चीजों को प्रमोट करना होता है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को प्रमोट करना है कि खादी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाओ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जेब से सब्सिडी प्रोवाइड करती है और उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरा देती है, ताकि लोग जो इसको खरीदना चाहते हैं इसको खरीदें और इंडियन प्रोड्यूसर्स या इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब प्रमोट हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट रीएलोकेट करना चाहती है रिसोर्सेज को इकोनॉमी में, जो बटे हुए हैं लोगों के बीच में, उनको इस तरीके से बांटना चाहती है ताकि ओवरऑल नेशन के इकोनॉमिक और सोशल जो मोटिव्स हैं पूरे हो पाए। ठीक है ना, पैसा भी कमा ले गवर्नमेंट, इकोनॉमिक मोटिव भी पूरा हो जाए, सोशल मोटिव मतलब ऐसी चीजें जो प्रमोट नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, और ऐसी चीजें जो प्रमोट होनी चाहिए उन पे सब्सिडी दे दी गई। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को। और उसका पहला तरीका है क्या, टैक्स और सब्सिडी। दूसरा है, गवर्नमेंट को लगता है कुछ चीजें हमारी इकोनॉमी में जरूरी है प्रोड्यूस करना, पर उनको कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको खुद से प्रोड्यूस करना शुरू मतलब कर देती है और प्रमोट करती है कि भैया कोई और प्रोड्यूस करे ना करे, अगर हमारी कंट्री के लिए ये चीज जरूरी है, मैं अपने पैसे पे इसको प्रोड्यूस करूंगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा वाटर सप्लाई। देखो वाटर सप्लाई हमारी कंट्री में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, एक तो बहुत ही मुश्किल काम है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना। दूसरी चीज, इसका बिल ही बहुत कम आता है, नेग्लिजिबल आ रहा है आजकल बहुत सारे एरियाज में। ठीक है, तो जिस इस काम जो बहुत जरूरी है, हर घर को चाहिए, और उसका कोई बिल ही नहीं आ रहा है, तो ये कोई प्राइवेट सेक्टर कभी इनिशिएटिव लेके करेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजें खुद करती है ताकि इकोनॉमी का, फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक और सोशल मोटिव पूरा होता रहे, इकोनॉमी को फायदा होता रहे। इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में इन चीजों के लिए पहले ही आप कह सकते हो प्रोविजनिंग कर देती है कि इतना पैसा हमने वाटर सप्लाई पे खर्चना है, इतना पैसा गवर्नमेंट कुछ और खुद प्रोड्यूस कर रही है तो उस पर खर्चना है, इतना हमने टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज पे खर्चना है। तो ये सब गवर्नमेंट अपने बजट में मेंशन कर देती है, जिससे वो पहला पॉइंट, फिर से बोल रहा हूँ, रीएलोकेट कर सके रिसोर्सेज को इकोनॉमी में। दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू रिड्यूस करना चाहती है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक कंट्री की है, अगर कंट्री ग्रो भी हो रही है, पर अगर इसलिए हो रही है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो कंट्री की तरक्की ओवरऑल कभी नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ये अमीर और गरीब के बीच का इनकम गैप कम करना चाहती है।
कैसे कम करती है? डिस्पोजेबल इनकम को चेंज करके। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होती है इनकम, एक बंदा अगर कहीं जॉब कर रहा है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, उसकी इनकम है 1 लाख, ठीक है, पर मान लो उसको टैक्स लगता है हर महीने उसकी इनकम पे 20,000, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है अपनी जेब से 5,000 के ट्रांसफर्स, पैसा किसी भी फॉर्म में, जैसे गैस की सब्सिडी ये वो, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 लाख इनकम थी, माइनस 20,000, 80,000, प्लस ट्रांसफर्स 5,000, तो 85,000 उसकी डिस्पोजेबल इनकम हुई। एक्चुअल में डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो पैसा एक कंज्यूमर के पास अंत में खर्चने के लिए बचता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए इनकम होगी, जेब में तो आए नहीं, 20,000 तो टैक्स कट गया, पर 5,000 के बेनिफिट्स भी मिले, तो अंत में कंज्यूमर के पास 85,000 रुपीज आए टू स्पेंड। तो कहने का मतलब अगर टैक्स ज्यादा हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, अगर टैक्स कम हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। सिमिलरली ट्रांसफर ज्यादा हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, ट्रांसफर जो गवर्नमेंट हमें दे रही है पैसा वो कम हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट यही चीज यूज करती है अमीरों और गरीबों के बीच के गैप को कम करने के लिए। कैसे? आप खुद समझिए कि अमीर लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, इसीलिए हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है बेटा, कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। अमीरों से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेने की कोशिश करती है। टैक्स बढ़ाने से होता क्या है कि अमीरों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जो खर्चा करने के लिए उसके पास इनकम बचती है वो क्या हो जाती है? कम, क्योंकि ज्यादा तो टैक्स कट गया। सिमिलरली जो पैसा वहां से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो गरीबों के वेलफेयर के लिए, जैसे फ्री स्कूल्स, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री और बाकी चीजें जैसे जो नेसेसरी हैं देती है गवर्नमेंट उनको। उससे क्या होता है? गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है क्योंकि उनको ट्रांसफर मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, अमीरों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, दोनों के बीच का गैप कम हुआ थ्रू क्या? जो गवर्नमेंट ने क्या दिए टैक्स और सब्सिडी, जो वो मेंशन करती है अपने बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू दोबारा अमीरों और गरीबों के बीच का गैप करती है कम, इसीलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। तो सेकंड पॉइंट भी आई थिंक क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? देखिए, इकोनॉमी में अगर एकदम से किसी चीज के प्राइसेस बढ़ गए तो आप बोलते हो यार कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है। ये एकदम से प्राइसेस कम हो गए तो आप बोलते हो यार कंट्री में मंदी चल रही है, डिफ्लेशन आ गई, डिफ्लेशन आ गई, प्राइसेस गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो दो आपको मैंने सिनेरियोज बताए ये इनस्टेबिलिटीज के सिनेरियोज हैं। यहां पर हमारी इकोनॉमी इज इनस्टेबल, ये इनस्टेबिलिटीज के सिनेरियोज हैं। एकदम से प्राइस बढ़ जाना, एकदम से प्राइस कम हो जाना, एकदम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, एकदम से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाना। तो गवर्नमेंट इन सिचुएशंस को स्टेबल करने की कोशिश करती है थ्रू बजट। गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी लॉन्च करती है बच्चों, उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। कि क्या? फिस्कल पॉलिसी। इसके दो टूल्स हैं, पहला टूल है टैक्सेस और दूसरा टूल है एक्सपेंडिचर। पहला टूल टैक्सेस, दूसरा एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कंट्री में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ने का रीजन है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बहुत ज्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है खर्चने के लिए, तो गवर्नमेंट उस सिनेरियो में टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है? लोगों के पास जो इनकम बचती है ना मेरे बच्चों, वो कम बचती है। अगर पैसा खर्चने के लिए ही कम बचेगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, अपने आप डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है? कम। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देती है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कम खर्चा होगा, कम डिमांड होगी। सिमिलरली डिफ्लेशन उल्टा हो तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्या कर देती है? कम। उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन को सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए डिमांड कम करने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाकर करती है। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस कम करके करती है, ठीक है। पहले केस में इन्फ्लेशन में टैक्सेस बढ़ेंगे, डिफ्लेशन में टैक्सेस कम होंगे। सेकेंड जो टूल है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी का, वो है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितना खर्चा इकोनॉमी में करती है उतना ही डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड का पार्ट है गवर्नमेंट का खर्चा। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट जिस केस में इन्फ्लेशन है और डिमांड को कम करने की जरूरत है, अपना खर्चा कम कर देगी, टैक्सेस बढ़ाए थे, खर्चा कम कर देगी। सिमिलरली इन केस ऑफ डिफ्लेशन, जहां पर डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी ताकि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाए। तो कहने का मतलब
फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट बजट के थ्रू अपने इनस्टेबिलिटी के सिनेरियोस को कंट्रोल करती है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में दोबारा बोल रहा हूं, टैक्सेस बढ़ेंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। डिफ्लेशन के केस में टैक्सेस कम होंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला पॉइंट जो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहती है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बच्चे, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनीज को चलाना। गवर्नमेंट की इतनी सारी अपनी एंटरप्राइजेस हैं या कंपनीज हैं, भेल, गेल, सेल, इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट या इंडियन रेलवेज, ऐसे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। और इनको जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, उसको बेचकर गवर्नमेंट के पास पैसा भी आता है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही इनको मैनेज करती है और अपने बजट में मेंशन कर देती है कि इस साल, ठीक है, हम रेलवेज को इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, एलआईसी को इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, भेल को इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, और इन सबसे हम इतना रिसीट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को चलाने का काम या मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम करती है। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ का जनरल मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना या देश की इनकम का बढ़ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या लगता है ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। अगर आपकी इनकम बढ़ गई और आप जितनी इंक्रीज इनकम है सब खर्चा कर दो, ठीक है, जैसे आपकी इनकम 1 लाख थी, आप उसमें से 90,000 खर्च करते थे, अब आपकी इनकम 2 लाख हो गई पर आपने खर्चा 2 लाख कर दिया, तो क्या मैं पूछूं आपसे, ग्रोथ होगी आपकी? इनकम चाहे बढ़ गई, नहीं होगी। इकोनॉमी में या एक बंदे की दोनों सिनेरियोज में ग्रोथ तभी हो सकती है जब एक बंदा और इकोनॉमी दोनों ही ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करे। ठीक है, सेविंग्स पहले करोगे तभी उसी से इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर में। बेटा, सेविंग्स मतलब पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी जगह लगाना जहां से फ्यूचर में आपको रिटर्न आए और आपकी ग्रोथ हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ने से ग्रोथ नहीं होती। किससे ग्रोथ होती है? जब बंदे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट इन इनकम बढ़ाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए पहले तो लोगों को भी इनिशिएटिव देती है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप पैसा सेव करो या एक जगह पर्टिकुलरली एक एफडी में इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसे टैक्स कंसेशंस लॉन्च करती है लोगों के लिए कि भैया अगर आप एक टैक्स सेविंग एफडी है ना, वहां पैसा डालोगे तो आपको टैक्स नहीं भरना। आप किसान विकास पत्र में डालोगे आपको टैक्स नहीं भरना। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालोगे आपको टैक्स नहीं भरना। तो गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। लोग ज्यादा पैसा चाहे टैक्स बचाने के लिए सेव करे या इन्वेस्ट करे ताकि टैक्स बच जाए, पर ओवरऑल इकोनॉमी में क्या प्रमोट होगी? इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी हर बार सोचती है। गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर आती है जिससे वो अपनी सेविंग्स भी बढ़ा सके और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके ताकि इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ हो। लास्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। बेटा, हमने ऊपर पढ़ा कि हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं इनकम इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इक्वालिटी ऑफ पीपल, ठीक है ना, बट हम लोग रीजनल डिस्पैरिटी भी बजट के थ्रू कम करना चाहते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब कुछ एरियाज हमारी कंट्री में बहुत ही डेवलप हो जाते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बट कुछ एरियाज बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ऐसे एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इनके गैप कम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र इंडिया का पार्ट है और बिहार भी इंडिया का पार्ट है, आप दोनों स्टेट जाओ आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि है तो दोनों इंडिया ही। तो इनकी रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड एरिया में करवाई जाए। या तो गवर्नमेंट खुद करती है या तो लोगों को इनिशिएटिव देती है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करोगे ना, आपको हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, सस्ते में कुछ चीजें देंगे, ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे। ऐसा कुछ भी दे सकती है गवर्नमेंट जिससे उन एरियाज की भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खुलेगी, नया वेंचर खुलेगा तो वहां उन एरियाज की भी डेवलपमेंट होगी बेटा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, reducing income inequalities and wealth inequalities, economic growth, reducing economic inequalities, management of public enterprises, और last
रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन बोर्ड का कंफर्म हो गया। तो आगे चलते हैं इसको लेकर। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में वो बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और एग्जाम में रेगुलरली रिपीट भी हो रहा है। अगर आप कुछ टाइम से देखेंगे तो उस टॉपिक का नाम है डेफिसिट। पहली बात, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। जब कोई भी फर्म को, कोई भी कंपनी को लॉस हो जाए पर वो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम ना करती हो। सर, प्रॉफिट के लिए काम कौन सी कंपनी नहीं करती? ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं बेटा जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है, माना जाता है गवर्नमेंट ये प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते। तो अगर इनको प्रॉफिट हो जाता है ना तो ये प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सरप्लस। ऐसे अगर उनको लॉस हो जाता है तो वो लॉस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, तो डेफिसिट एक और टर्म है बस जो लॉस के लिए यूज कर रही है कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और गवर्नमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर उसको लॉस हो जाता है, लॉस का मतलब जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है और उसके रिसीट्स कम हो। जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है और उसके रिसीट्स कम हो तो उसको लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस नहीं बोलते, उसको डेफिसिट बोलते हैं। अब डेफिसिट भी ना तीन टाइप्स के होते हैं गाइस। पहला टाइप ऑफ डेफिसिट जो है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से निकाला जाता है। कहने का मतलब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लॉस होगा तो वो डेफिसिट है। लॉस कब होगा? जब किसी भी फर्म या गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो और रिसीट कम हो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब जब रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट हो तो हमें क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। आप इसको टेक्निकली अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलूं कि एक घर में मान लो लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया घर में, सिंपल अपने अपने घर में। और मान लीजिए अगर वो लॉस है, क्यों लॉस किस तरीके का है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपके घर वाले अपनी रेगुलर इनकम से, जैसे जो पापा की इनकम है, सैलरी है, या मम्मा की जॉब की सैलरी है, या उनकी बिजनेस इनकम है, उनको ऐड कर लो, वो रेगुलर इनकम है आपके घर की, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स आपके घर के लिए। आप अगर उनसे अपने घर का रेगुलर खर्चा, दैट इज आपकी फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो रेगुलर खर्चा है, ईएमआईज, ये सब अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, अपने घर के रेगुलर कमाई से अगर कोई बंदा अपने घर की रेगुलर खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा तो उसके घर पे हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। सिमिलरली गवर्नमेंट अगर अपनी रेगुलर कमाई से, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, है ना, इन सब से अपने रेगुलर खर्चों को भी, जैसे सब्सिडी देना, ठीक है, या फिर कंट्री में स्कॉलरशिप्स बांटना या चीजें देना, रेगुलर खर्चे भी अगर गवर्नमेंट अपने रेगुलर कमाई से पूरे नहीं कर पा रही तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट इज फेसिंग रेवेन्यू डेफिसिट व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय, फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। दोबारा एक बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट का मतलब जब गवर्नमेंट को ओवरऑल लॉस हो जाए। ओवरऑल लॉस होने का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा ना कर पाए अपनी रिसीट से, अपने खर्चों को गवर्नमेंट पूरा ना कर पाए अपनी रिसीट से। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट का ज्यादा है और टोटल रिसीट्स कम है तो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। पर आप टोटल रिसीट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। जो पैसा आप बोरो करते हो ना वो आपका खुद का पैसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपकी जो टोटल रिसीट्स हैं आपके घर पे या गवर्नमेंट की, वो है 1000, ठीक है। इनमें आपने 800 रुपए तो कमाए हैं या फिर कहीं से आए हैं, पर 200 रुपए आपने लोन लिए। 200 रुपए लोन लिया है, ये टोटल रिसीट्स है हमारी 1000 मान लीजिए। तो 800 या तो कमाया कहीं से आए हैं, बट 200 रुपए हमने लोन लिया। हमारा जो टोटल खर्चा है दैट इज ऑल्सो 1000। तो ये बताओ क्या हमें कोई लॉस हो रहा है? कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं लॉस हो रहा है। जब हम लॉस कैलकुलेट करते हैं ना
तो अपनी टोटल रिसीट्स में हम बोरिंग्स जो 200 रुपए हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 200 रुपए हमने लोन लिया है, कहने का मतलब वो हमारा खुद का पैसा नहीं है। शायद हमने, जैसे हमारा खर्चा 1000 रुपए हो रहा हो, ठीक है, और हमारे पास 800 रुपए आ रहे हैं, तो हमारे को 200 का लॉस दिख रहा था, उस लॉस को कवर करने के लिए हमने 200 का लोन ले लिया। समझ रहे हो ना आप मेरा पॉइंट? तो वो 200 जो लोन लिया वो हमारा खुद का पैसा नहीं है। तो वाइल कैलकुलेटिंग लॉस और डेफिसिट, हम टोटल जो लोन लेते हैं उसको टोटल रिसीट्स में ऐड नहीं करते। इसलिए फॉर्मूला बना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स। ठीक है ना? टोटल रिसीट्स में बोरिंग को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए क्या आया? एक्सेप्ट बोरिंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर आपको पता है दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स भी आपको बताया था दो टाइप की होती है, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। यहाँ आपको ये पूरा टेबल क्यों बना के दिया है यहाँ पर? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे पार्ट्स दिए जाते हैं और आपको कैलकुलेट करना होता है, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, काफी पूछा जा रहा है कुछ टाइम से। ठीक है, बट मैं अगर यहाँ पूछूं, मैं दोबारा से एग्जाम्पल पे आऊंगा, यहाँ पूछूं क्या आपको इसके अंदर लॉस हुआ? अब ये बता दो। जब मैंने आपको बोला टोटल रिसीट्स में आपको बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो लॉस हुआ? हाँ हुआ। कैसे? आपका जो फिस्कल डेफिसिट हुआ यहाँ, वो आप कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका 1000, टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स कितनी है? बोरोइंग के साथ तो 1000 थी, पर उसमें 200 पैसा आपने बोरो किया था, तो बोरोइंग्स को हटा दो तो टोटल रिसीट कितनी बची? 1000 माइनस 200 दैट इज 800। तो हमें क्या फिस्कल डेफिसिट हुआ? हाँ हुआ। कितने का? 200। यहां से ना एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स तो है, पर एक और बात, आपका यहां फिस्कल डेफिसिट कितना है? 200। आपकी बोरोइंग्स कितनी है? 200। तो एक बात आपको और समझ में आनी चाहिए, क्या? कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है वो इक्वल टू नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट होता है। अगर आपको और कुछ ना गिवन हो तो आप याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट गिवन है तो वही आपका क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली। क्योंकि अभी आपने एग्जांपल में देखा फिस्कल डेफिसिट भी कितना था? 200। नेट बोरिंग्स भी कितनी थी? 200। दोनों इक्वल थे। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि फिस्कल डेफिसिट एक और चीज के इक्वल होता है, दैट इज नेट बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट। अब मैं बात करता हूं थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट के बारे में, थोड़ा अच्छा डेफिसिट जो माना जाता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड डेफिसिट जो है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझना। मान लो हमारी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हो गया 200 रुपए का, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट थी 60। ठीक है, पहले एक बात ये क्लियरली समझे, जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है ना, ये एक गवर्नमेंट का सबसे बेकार का खर्चा है, बिल्कुल वर्थलेस। आप एक बात बहुत ध्यान से समझना कि अगर आप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो उससे कोई आपके घर की कोई तरक्की किसी भी प्रकार की नहीं हो रही, ना घर की ना किसी बंदे किसी भी तरक्की नहीं हो रही। ऐसे जो गवर्नमेंट अपने लोन्स पे इंटरेस्ट पे करती है वो बिल्कुल वर्थलेस एक्सपेंडिचर है। वो पे तो करना है, हमारे लिए मैंडेटरी है बिकॉज हमने लोन लिया है, बट अगर मैं बोलूं इस खर्चे से कभी हमारे देश का कोई फायदा हो सकता है, दैट इज नॉट ट्रू, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बिल्कुल वर्थलेस एक्सपेंडिचर है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए जो आपने लोन लिया है, कह सकते हो, या फिस्कल डेफिसिट आपकी कंट्री में हो गया 200 का या 200 करोड़ का, उसमें से 60 करोड़ आपने इंटरेस्ट भरा, तो 140 करोड़ आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ये 140 करोड़ ये बता रहा है कि जितना भी हमारा प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट था, जितना भी हमारा फिस्कल डेफिसिट था अगेन, उसमें से 140 करोड़ आर स्पेंट ऑन गुड थिंग्स जो आपके देश को तरक्की करा सकते हैं। जैसे आपका फिस्कल डेफिसिट 200 है, प्राइमरी डेफिसिट 140, इसका ये मतलब 200 में से 140 आर स्पेंट ऑन गुड थिंग्स, अदर मतलब 60 आर स्पेंट और बैड थिंग्स या ऐसा एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल वर्थलेस है। ठीक है ना? कहने का मतलब अगर आपकी कंट्री में प्राइमरी डेफिसिट हो रहा है फिस्कल डेफिसिट में, फिस्कल डेफिसिट आपका 200, प्राइमरी डेफिसिट 140,
तो जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट हो, अगर फिस्कल डेफिसिट है तो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया है। इसका ये मतलब आपकी कंट्री में लॉस तो हो गया, पर आपने लॉस इसलिए किया कि आपने कंट्री की तरक्की के लिए पैसा खर्चा, ब्रिज बनाया, कहीं इन्वेस्टमेंट की, कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, वो ज्यादा बढ़िया है? या अगर आपकी कंट्री में लॉस हो गया पर आपने इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ये लॉस की है, तो वो ज्यादा बढ़िया है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला सिनेरियो ज्यादा बढ़िया है। तो कहने का मतलब प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है फिस्कल डेफिसिट का वो पार्ट विच इज स्पेंट ऑन गुड थिंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट अगर हो रहा है तो जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट हो उतना बेटर है। आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आई हो। बट मेन चीज जो हम कंसर्न रखते हैं वो है फॉर्मूलाज। पहले ये इंप्लीकेशंस आया करती थी जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ये नहीं आती। अब आपको मेन फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उनके थोड़े से मीनिंग याद रखने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं आप तीनों फॉर्मूलाज आपको बताना चाहता हूं दोबारा। रेवेन्यू, आपका जो डेफिसिट है इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट है दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स, और इक्वल टू बोरिंग्स अगर कुछ ना दिया हो। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आई होप आपको तीनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं। इसी के साथ हम एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड में आया हुआ 2019 का न्यूमेरिकल है, ऑल इंडिया सीबीएसई का। यहाँ पर आपको बोला गया है रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पहले मैं आपको रेवेन्यू डेफिसिट के लिए बताऊं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज लाइक, सबसे पहली चीज आपको रेवेन्यू रिसीट्स निकालनी है। रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। क्या आपको गिवन है? हाँ गिवन है। तो टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स, तो कितनी कितनी वैल्यू है इनकी? 1000 प्लस 150, तो रेवेन्यू रिसीट आ गई 1150 रुपीज इन करोड़। जो यहां पर गिवन हो वही आपको यहां लिखना, ठीक है। अब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। तो सीधा फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट का है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1500 एंड रेवेन्यू रिसीट इज 1150, तो आपका डेफिसिट हुआ 350। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, हमने रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया। सेकंड इज वी नीड टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अब मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट की, तो बच्चे फिस्कल डेफिसिट यहां पर अगर मैं बोलूं तो दो तरीके से निकल सकता है। पहले तो ये पूरा फॉर्मूला लगा लो आप, जिसके अंदर आप रेवेन्यू रिसीट में कैपिटल रिसीट ऐड कर लोगे। क्या आपको यहाँ कोई कैपिटल रिसीट दी हुई है? देखिए, जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये आपकी कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ये इसमें ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल रिसीट। ऐसे ही आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा क्या? फिस्कल डेफिसिट। आप देखना जो भी वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट करके आप ट्राई करें। आप सेकंड तरीके से डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं, वो इसकी इक्वली आएगी। क्या? फिस्कल डेफिसिट का मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू नेट बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट। क्या आपको नेट बोरिंग्स इस क्वेश्चन में गिवन है? हाँ गिवन है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेट बोरिंग्स आर 780। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो इसलिए बोला आप ट्राई करें, उससे यही आंसर आएगा, दैट इज 780, जो कि मैंने डायरेक्टली बता दिया। तो आपके दोनों आंसर्स मैंने आपको निकाल के दे दिए, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो बच्चों। ये वीडियो अगर आप देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बहुत ही बढ़िया है। डिटेल्स और जाननी हो तो आप हमारा कोर्स बाय करें, बट अदर देन दैट मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर बच्चा एक कर ले तो इसके आराम से वो इजीली बजट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकता है। टेक केयर।